तो भारतीय बाजार 47 अंकों की बढ़त के साथ सो फार कामकाज कर रहे हैं। करीब करीब 117 अंकों की बढ़त है सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक 116 अंक ऊपर सो फार ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्केट्स के अंदर जो एक कॉशियस स्टांस कह लीजिए या फिर एक वेट एंड वॉच स्टांस कह लीजिए, जो कि मार्केट अभी मेंटेन कर रहा है। आज सेकंड हाफ क्रूशियल होगा, क्योंकि एक तो फ्लो आएगा MSCI की तरफ से भी, और दूसरा एक हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है। तो इसलिए 3 बजे के अराउंड आपको शायद बाजार में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर आता हुआ दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। लेकिन मार्केट्स पे बातचीत करने के लिए नीरव सर हमारे साथ मौजूद है। नीरव छेड़ा जी, नीरव सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या मान के चले नीरव सर बाजार को लेकर कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिल रहे होंगे तो सिचुएशंस किस तरह की देख रहे होंगे हम बाजार के अंदर, क्योंकि एक बड़ा इवेंट अवेट कर रहा है, उस बड़े इवेंट से ठीक पहले मार्केट्स ट्रेड कर रहा है। सो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो दाढ़ी और आपकी बड़ी हुई होगी या क्लीन शेव होंगे हम? नहीं, होपफुली ऐसा ही रहे, जो सरकार है वही रहे होपफुली, और मार्केट्स के लिए जो अच्छा है वो हो। डेफिनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, एक चीज है कि एग्जिट पोल्स कल हैं, तो उसके कारण से विक्स जो है उसने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया, घटना शुरू हो गए। अब शायद मंडे ट्यूसडे और विक्स घटेगा, प्रोबेबली थ्रू आउट द वीक और घटना चालू रहेगा, तो प्रीमियम्स घस जाएंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना मैं बोल सकता हूं कि आप नेकेड कॉल या पुट ना खरीदे, क्योंकि प्रीमियम्स काफी गल जाएंगे, तो ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी भी देखिए दायरे में है, 22,700 एंड 22,450, ये रेंज एक पकड़ के चला है निफ्टी, और जैसे ही रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उसके बाद अब ट्रेड करना चाहिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नो ट्रेड जोन में है, तो ट्रेड ना ही लीजिए, डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड तो मत ही करिए। बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा बेटर लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें अच्छी बाइंग हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, ओपन इंटरेस्ट भी थोड़े बहुत लॉन्ग्स में दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ से बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। 49,200 250 के पास बैंक निफ्टी जा सकता है आज के दिन में प्रोबेबली। तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ से बैंक निफ्टी में आप ट्रेड ले सकते हैं। 48,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और ये भी सिर्फ इंट्राडे के लिए, कैरी फॉरवर्ड ना करें। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देखिए रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, जैसे कि आपने भी कहा, तो कैरी फॉरवर्ड ना ही करे तो बेटर। तो कोई भी पोजीशंस कैरी ना करें। इंट्राडे ट्रेड्स आप कर रहे हैं तो करिए, लेकिन ओवरनाइट पोजीशंस कैरी मत करिए कि ऑन वीकेंड एक इवेंट है, उसके बाद मंडे ट्यूसडे या अर्ली नेक्स्ट वीक एक और बड़ा इवेंट है। सो इसीलिए आप थोड़ा सा कॉशियसली स्टांस लेकर आप काम करिएगा। तो अब नीरज सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स आप वहाँ पर कैसे पे पोजीशन हो, कैसे देख रहे हो? तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखिए, ऐसे स्टॉक्स जिसमें मुझे लगता है कि ज्यादा कोई मूवमेंट डाउन साइड में नहीं आएगा, वो मैं आज देना चाहूंगा। पहला है फेडरल बैंक। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, स्लोली एंड स्टेडीली ये स्टॉक बढ़ते जाता है। थोड़ा स्लो है नो डाउट, पर करंट लेवल से अच्छा लगता है, लॉन्ग्स बिल्टअप दिख रहे हैं। आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 155, ऊपर में 175 180, ये मुझे टारगेट लगते हैं आने वाले टाइम में। सो वो टारगेट के साथ में आप बाय कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा। दूसरा है वाटेक वाबाग। ये एक स्टॉक है वाटर ट्रीटमेंट का, इसमें बहुत बढ़िया पैटर्न बनी है और लॉन्ग टाइम ब्रेकआउट आया है आफ्टर अ स्पैन ऑफ 5 इयर्स। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अच्छी तेजी रहनी चाहिए वॉट एवर द रिजल्ट। तो यहाँ से आप ये स्टॉक जरूर बाय कर सकते हैं। 955 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, 1030 का इसमें टारगेट रहेगा। तो वाटेक वबाग करीब करीब 978 के आसपास ही कामकाज करा। दूसरा फेडरल बैंक, एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने दिए हैं। सो फेडरल बैंक के ऊपर भी आप नजर रखेंगे। 1030 के टारगेट्स के लिए आप पहले वाटेक वबाग को देखिए, 955 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे, और दूसरी तरफ फेडरल बैंक जो एक स्टेडी बैंक है उसके ऊपर भी आप अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ मिड कैप स्टॉक्स की भी, लेकिन पहले मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो बिल्कुल दायरे में कामकाज कर रहा है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवर जरूर हुआ है, लाल निशान में था, अब हरे निशान में आ गया। 16 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप सेक्टोरल वाइज देखेंगे, जैसे कि मेटल है आज बढ़िया कामकाज कर रहा है, वहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन अदरवाइज अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर नजर डालें तो आज सबसे ज़्यादा चलने वाले शेयरों में पहले तो मेटल ही आएगा। जिंदल स्टेनलेस करीब करीब 4% के आसपास की खरीदारी है। हिंदुस्तान जिंक 3% ऊपर है। NMDC 3% के आसपास की खरीदारी दिखा रहा है। वेदांता हिंदुस्तान जिंक के दम पर वहाँ पर भी एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रियल स्टेट स्पेस से आज शोभा 3% ऊपर है। ब्रिगेड 4% ऊपर है। प्रेस्टीज स्टेट 3% ऊपर है। मैक्रोटेक 3% की बढ़िया तेजी यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़ रही है, इसके ऊपर भी आप
अदरवाइज नजर बना कर रखेंगे। पावर स्पेस में से खरीदारी है ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में 5% का सर्किट। जीवीके पावर करीब 5% ऊपर, एनएचपीसी 4% ऊपर, सीईएससी 3% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर भी आप 2.5% के आसपास का मूव देख रहे हैं। फार्मा में आज खरीदारी है, बिकवाली नहीं है। स्ट्राइड्स फार्मा करीब 2.5% ऊपर है, कोपरान 2% ऊपर है, मार्क्सन्स फार्मा 2.5% ऊपर है कल की बिकवाली के बाद, और नारायण हेल्थ रफली 1% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप में पीबी फिनटेक 5% ऊपर है, वो एमएससीआई फ्लो की वही बीच में। जिंदल स्टेनलेस में खरीदारी है। सुंदरम फास्टनर 3% ऊपर है। टोरेंट पावर करीब 3% की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में इप्का लैब 6.5% नीचे है, लिंडे इंडिया करीब 4% नीचे, पेज इंडस्ट्री 4.5% नीचे, और माजगांव डॉक 3 से 4% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। नीरव, 2-3 नाम इनमें से क्रूशियल है। पहला तो हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता, ये अच्छी तेजी में तो रहे ही हैं। 3 महीने में 150-125% चल चुका है हिंदुस्तान जिंक का शेयर। अब यहाँ पर क्या करें, और वेदांता भी, क्योंकि फॉलो बाइंग वहाँ पर भी है। सो इन दोनों में क्या करना चाहिए? तो देखिए, हिंदुस्तान जिंक में तो क्या बढ़िया मूवमेंट आया है। आप देखें चार्ट तो 300 से लेके ऑलमोस्ट 800 इन स्पैन ऑफ 5-6 वीक्स। तो इतना लंबा मूव आने के बाद जाहिर है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा। तो करंट लेवल से बाइंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करें। प्रोबेबली 620 600 के पास में आएगा, थोड़ा कूल ऑफ होगा, वहां पे बाय करिएगा। वहां से वापस पेस पकड़ेगा और ऊपर में 800 तक वापस जा सकता है। पर अभी आप वेदांता जरूर खरीद सकते हैं। देखिए, इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट के बाद में अच्छा मोमेंटम आया है। नो डाउट लास्ट 2-3 दिनों में नीचे आया है, डिविडेंड भी दिया है, बट आई डेफिनेटली बिलीव करंट लेवल से दम है स्टॉक में यहाँ से वापस 480 500 तक जाने का। तो करंट लेवल से आप वेदांता खरीदिए, नीचे में 430 का स्टॉप लॉस लगाइए, 500 तक के आपके टारगेट बनेंगे। तो वेदांता में आप फिर भी बाय कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक को आप ट्रेल करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन लूजर्स में एक बड़ा नाम था इप्का लैब का, वहाँ पर आज 6% के आसपास का ड्रॉप है। और लाइक वाइज बहुत सारे और भी स्टॉक है जिनमें काफ़ी एक्शन है, जैसे कि वेल्सपन कॉप हुआ, जोमेटो हुआ। क्या वजह है, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी है। तो यतिन, आज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी हैं, इप्का लैब जैसे या वेल्सपन जैसे, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, जहाँ तक कि स्टॉक्स का सवाल है, अर्निंग्स को रिएक्ट कर रहे हैं, ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट को रिएक्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें वेल्सपन कॉप की, तो यहाँ नंबर्स ऑपरेशनली थोड़े खराब आए हैं। जहाँ तक कि रिजल्ट्स का सवाल है, कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर रहा है। मार्जिन्स में आपने ज़बरदस्त गिरावट देखी है। इनफैक्ट कम टैक्स और फाइनेंस कॉस्ट के कारण प्रॉफिट बूस्ट होता हुआ आपको दिखाया है वन टाइम बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट्स जो वीक आए हैं, उसके चलते स्टॉक में आपने लगभग 8% की गिरावट आती हुई देखी है। जहां तक कि इप्का लैबोरेटरीज का सवाल है, मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल कमेंट्री थोड़ी कमज़ोर रही है। अगर हम रिजल्ट्स की भी बात करें तो बिल्कुल फ्लैटिश नोट पे आपको आता हुआ देखा है आपने रिजल्ट्स को। 6% नीचे है, और स्टैंड अलोन एबिटा मार्जिन 19% आया है। और कहीं ना कहीं कंसोल रिजल्ट्स के एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपने थोड़ा बहुत प्रेशर आते हुए देखा है। तो शायद मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद और थोड़ा बहुत जो स्टॉक रनअप हो चुका है, ये प्रॉफिट टेकिंग में तब्दील हो रहा है। और जो आखिरी स्टॉक है रेडार पे, वो है जोमेटो। मक्वेरी ने यहाँ अंडर परफॉर्म टारगेट डाला है 96 रुपीज़ का। और कहीं ना कहीं ये जो जियो का कंपटीशन आ रहा है रिटेल स्पेस में, इसको लेके चिंताएं बढ़ा रहे हैं ब्रोकरेजेस। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो जियो मार्ट की 30 मिनट्स ग्रॉस डिलीवरी आपकी होगी, ग्रोसरी डिलीवरी, उसको जो है ब्लिंकिट का मॉडल जो है वो खराब होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ब्लिंकिट के दामों में और जियो मार्ट के दामों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर का प्रेफरेंस जो है वो जियो की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट 8 शहरों से शुरुआत करेगा जियो मार्ट क्विक डिलीवरी को, उसके बाद में टॉप 20-30 सिटीज़ में आपको ये इंप्लीमेंटेशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेके जोमेटो में चिंताएं बढ़ रही हैं कि रिलायंस जैसा बड़ा प्लेयर जियो मार्ट को एक बूस्टर की तरीके से यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इनमें से नीरव, इप्का लैब, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, इप्का लैब में एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बना है 1375 के पास में, और वहां से खराब हुआ है, सेलिंग आई है। इम्पोर्टेंटली अपना 50 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ा है स्टॉक में। आई बिलीव करंट लेवल से और सेलिंग आ सकती है। 1050 1100 ये लेवल्स तक ये स्टॉक और गिर सकता है। तो इनकेस आपके पास पोजीशन है शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ से आप बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे में 1100 1050 के पास आए, वहां पे स्लोली एंड स्टेडीली वापस
ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए तो खराब लग रहा है। अभी के लिए वीक दिखाई पड़ रहा है। तो और दूसरा बड़ा ट्रिगर जो मार्केट अवेट कर रहा है वो है खास तौर से ऑटो सेल्स के नंबर्स, क्योंकि ऑटो एक बढ़िया रफ्तार वैसे भी दिखा चुका है और ऑटो सेल्स के नंबर्स अब अवेटेड है। तो यतिन, ऑटो सेल्स के नंबर्स को लेके क्या अनुमान लगाएं? देखो, ऑटो सेल्स नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेस इफेक्ट काम करेगा। लेकिन जहां तक कि ऑटो कंपनीज का सवाल है, इस महीने का जो सेल्स है वो फिगर थोड़ा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि होलसेल नंबर्स ज़्यादा हैं लेकिन रिटेल सेल्स हो नहीं रही हैं। तो डीलरशिप्स के पास जो है इन्वेंट्री बढ़ रही है। ऑब्वियसली ये पुराने मॉडल्स हैं जहां डिमांड थोड़ी स्लो है। नए मॉडल्स अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पुराने मॉडल्स पे थोड़ा बहुत आपको डिमांड को लेकर थोड़ी इश्यूज दिखाई पड़ रही हैं। जहां तक कि कमर्शियल व्हीकल्स का सवाल है, डबल डिजिट का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है क्योंकि बेस छोटा है। जहां तक कि ऑटो ओईएम्स का सवाल है, जो टू व्हीलर स्पेस में है, यहाँ आपको थोड़ी बहुत डिमांड पिकअप दिखेगी क्योंकि अच्छे मॉनसून की एक्सपेक्टेशन है। मैरिज सीजन भी थी, तो कहीं ना कहीं टू व्हीलर सेल्स भी अच्छे एक्सपेक्ट कीजिए, लेकिन ट्रैक्टर सेल्स फ्लैट रहेंगे। दो कारण है, इलेक्शंस और अपकमिंग मॉनसून सीजन, तो उसके वजह से जनरली जो है इतनी बाइंग नहीं देखने को मिलती है मई के महीने में। टाटा मोटर्स अशोक लेलैंड से शुरुआत करते हैं, जहां लगभग 9 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस ऑटो सीजन में। मई की बात करें तो टाटा मोटर्स की लगभग 82,000 यूनिट्स की सेल होगी और 14,500-15,000 यूनिट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अशोक लेलैंड बेचेगा मई के महीने में। जहाँ तक कि मारुति सुजुकी का सवाल है, बिल्कुल ही फ्लैट ग्रोथ रहेगी। 1,78,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है मई में। एम की ऑटोमोटिव सेल्स बहुत ही अच्छा कर रही हैं, XUV 700 अच्छा कर रहे हैं, नए मॉडल्स की बुकिंग भी अच्छी है, तो 22-23% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, ट्रैक्टर सेगमेंट में ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, तो लगभग फ्लैट टू नेगेटिव रहेगा आपका M का ट्रैक्टर सेल्स। लेकिन पूरा का पूरा दारोमदाराज जो है वो ऑटो सेल्स का टू व्हीलर स्पेस पे रहेगा। बजाज ऑटो 4% की ग्रोथ, आयशा मोटर्स लगभग फ्लैट ग्रोथ रहेगी क्योंकि बेस बड़ा है रॉयल एनफील्ड का। हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स में ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए, खास करके टीवीएस मोटर्स के एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े बहुत रिवाइव हो रहे हैं, तो यहाँ 16-17% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कीजिए मई के महीने में। तो ऑटो सेल्स के नंबर्स जिनके ऊपर आप अदरवाइज नजर रख सकते हैं। हालांकि इवेंट वाइज देखेंगे तो बहुत सारे इवेंट्स अभी अवेटेड है, लेकिन ऑटो सेल्स भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतिन, ये दोनों ही डिटेल्स हमें शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और खबरें भी हैं उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे और साथ साथ नीरव से भी बातचीत करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और मार्केट्स में 53 अंकों की बढ़त अब आ चुकी है। निफ्टी में सेंसेक्स 200 अंक ऊपर आ चुका है, निफ्टी बैंक 165 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स भी स्लोली एंड स्टेडली अब 33 अंक ऊपर आ चुका है एंड स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 80 अंक ऊपर है। एक बार ये अदानी समूह लेकर आए कि आज जोरदार बाइंग वहां पर है। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांस, सब में ही एक अच्छी खरीदारी। अदानी इंटरप्राइज डे हाई के आसपास 6% ऊपर, अदानी पोर्ट्स डे हाई के आसपास आ गया, 2.5% ऊपर। अदानी एनर्जी सोल्यूशन 3% की तेजी, यहाँ पर भी 2 से 2.5% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रीन में एक हरा निशान, 2.5% का उछाल। तो पूरा समूह जो है वो एक तेजी के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जहां पर रिकॉर्ड डिविडेंड के बाद अब रिजर्व बैंक ने एक और बिग बोल्ड फैसला लिया है। आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में मंगवाया है। क्या है पूरा अपडेट बताने के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद है। तो असीम, एक बड़ा जो गोल्ड का चंक है वो ऑलरेडी आ भी चुका है और अभी भी कुछ गोल्ड के जो चंक्स हैं वो आ रहे हैं, क्या डिटेल है आपके पास? जी सही कहा सुमित आपने। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए रिजर्व बैंक लगातार सोना भी खरीद रहा है। पिछले अगर 2 सालों की बात करूं तो रिजर्व बैंक ने करीब करीब 60 टन के आसपास का सोना खरीदा है। लेकिन ये बता दूं कि जो रिजर्व बैंक है उसके पास अब 822 टन के आसपास का गोल्ड रिजर्व है। इसमें से करीबन 422 टन बाहर विदेशों में रखा गया है। शुरू से ये प्रैक्टिस चली आ रही है कि जो भी बैंक्स हैं वो इंग्लैंड के बैंक के अंदर अपना गोल्ड रखते हैं और रिजर्व बैंक ने भी अपना 422 टन के आसपास का गोल्ड इंग्लैंड के अंदर रखा हुआ था। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला किया है, अपना बाहर से गोल्ड रिजर्व बैंक वापस लेकर के आ रहा है। 100 टन के आसपास का गोल्ड ऑलरेडी भारत आ चुका है और बाकी भी आने वाले दिनों के अंदर ये भारत में आ जाएगा। खास इस पर से कुछ बुक बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गोल्ड रिजर्व बैंक का ऑलरेडी है, लेकिन इसको पहले बाहर रखा गया था और अब इसको भारत में लेकर के आया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी मोरल बूस्ट वैल्यू यहाँ पर, सेंटिमेंटल वैल्यू में एक बड़ा बूस्ट हमको आता हुआ दिखाई दे सकता है। खासतौर पे कि हमने 1991 में देखा था, जब हमारी अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी तो हमको गोल्ड गिरवी अपना बाहर रखना पड़ा था, गोल्ड बेचना भी पड़ा था।
लेकिन अब शायद जिस तरह से अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, तो आरबीआई ने यह फैसला किया कि सारा का सारा गोल्ड हम भारत में वापस लेकर के आएंगे। 100 टन का गोल्ड ऑलरेडी आ चुका है और आने वाले महीनों के अंदर और भी गोल्ड जो है वापस भारत के अंदर आएगा। तो एक बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कह लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लंबे अंतराल के बाद 1991 के बाद ये फैसला अब आरबीआई की तरफ से लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए, और इस पे आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपके सामने रख देते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला है वो लक्ष्मीकांत शुक्ला का है और साथ साथ पंकज राडेर का है और अमोल अठावले का है। रिटर्न वाइज तीनों नेक टू नेक है। अमोल सो फार 3.5% का रिटर्न, लक्ष्मीकांत का 3-3.25% और पंकज का रिटर्न 2.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज एसएमई कॉर्नर में हम बातचीत करेंगे ESDM प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन मुकेश वसानी सर से एक छोटे से ब्रेक की उस तरफ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।